नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम NCERT के कक्षा 6 की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। हम मुख्य रूप से कक्षा 6 के विज्ञान का अभी अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि NCERT क्लास 6 साइंस का अध्याय 5वां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कक्षा 4 तक अध्याय 4 तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे अध्याय 5 का, जिसका टाइटल है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सेपरेशन का महत्व पता होगा, यानी कि पदार्थों के पृथक्करण। ऊपरी तौर पे हमें अभी इससे समझने का आवश्यकता है कि यह आखिर यह पृथक्करण होता क्या है। आप लोग जानते हैं कि कई बार दो या दो से अधिक पदार्थ एक ही में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जैसे चावल में आपके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिल गए हों, या फिर चीनी और नमक मिल जाए आपस में, या फिर दाल में कुछ और अवशेष मिल जाएं। और मुख्य रूप से बात किया जाए तो जैसे चावल हो गया, तो चावल में कुछ उसके अपने भी कण होते हैं, जैसे कि भूसियाँ होती हैं या फिर और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो उन्हें हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, आज हम उन्हीं विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ यदि आपस में मिल जाते हैं तो कौन कौन से विधि का प्रयोग करके हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि पृथक्करण की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स बताए गए हैं, जैसे कि हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग हो गया, निष्पावन हो गया, चालन हो गया, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन हो गया, वाष्पन हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से ये छठा है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पृथक्करण की विधियाँ इसमें बताई गई हैं 5वें हेडिंग्स के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब समान रूप से ये जो पृथक्करण है उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप रूम लेकर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत खाना खुद ही बनाना पड़ता होगा। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि जो खाद्य पदार्थ आप कोई भी अनाज मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मौजूद हो सकती हैं। उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ भूसियाँ हो सकती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे घून हो गए, या फिर और भी विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं जो अनाज में पड़ सकते हैं। तो उन्हें अलग करने के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर कार्य करते होंगे। तो उन्हीं कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। और मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितनी भी पृथक्करण की विधियाँ बताई गई हैं, यह किसी एक के लिए ये कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये कारगर एक कोई कारगर साबित नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको लिक्विड से आपको कोई पदार्थ अलग करना है जो कि लिक्विड में मिला हुआ है, तो वहाँ पे आप हस्तचयन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं, जब समझेंगे गहराई से इसे तो ज़्यादा समझ में हमें आएगा कि क्या मतलब होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पृथक्करण की विधियाँ। असल में पृथक्करण हर जगह आवश्यकता पड़ती है इस चीज़ की। यदि आप कहीं बैठ के केवल खाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और यहाँ तक कि यदि आप बैठ के खाते हैं तो भी आपको पृथक्करण की आवश्यकता पड़ सकती है। और जैसे कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ मिर्चियाँ होती हैं, या फिर कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, तो उसे आपको अपने हाथों से चुनकर निकाल कर अलग करना होता है। असल में वही तो पृथक्करण है, और उसी पृथक्करण के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। यानी कि हर मनुष्य को पृथक्करण का गुण आना ही चाहिए, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकृति के पदार्थों के साथ किस प्रकार का पृथक्करण की विधि अपनाकर हम उसके अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हस्तचयन की, यानी कि हैंड पिकिंग की। तो हस्तचयन में मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो बहुत कम मात्रा में होंगे और दोनों ठोस हों। उदाहरण के तौर पे हम चावल ही ले सकते हैं। चावल से यदि छोटे मोटे पत्थर हटाने हैं, या फिर कुछ कीड़े हटाने हैं, या फिर उसके जो चावल के अपने भूसे होते हैं यदि वो उसमें मौजूद हैं, उसे हटाने हैं, थोड़ी मात्रा में यदि मौजूद है, तो आप हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग का प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें मुख्य रूप से आप लोग देखते हैं होंगे ये सब मतलब ये जो हस्तचयन की विधि है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे घरों में। आप देखते होंगे कि आपकी माताएं या फिर जो भी आपके घर खाना बनाता है वह जब अनाज को साफ़ करते हैं तो अनाज को साफ़ करने में इसी विधि यानी कि हस्तचयन विधि का ही प्रयोग करते हैं। उसमें अपने हाथों के माध्यम से उन अशुद्धियों को निकाल कर अलग कर दिया जाता है जो आपके खाने योग्य नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग का इस्तेमाल समझ गए होंगे, लेकिन ये कुछ ही विधियों में यह कारगर साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रकृति के लिए यानी कि अलग अलग पदार्थों की प्रकृति के लिए अलग अलग पृथक्करण की विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। यदि आप मान लीजिए कि आप चावल है या फिर कोई भी अनाज है उसमें मान लीजिए बहुत महीन कण बहुत पर्याप्त मात्रा में आ गया है, तो महीन कणों को आप कैसे, मान लीजिए धूल का ही कण उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसे आप हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, उसे आपको किसी अन्य विधि द्वारा अलग करना होगा। तो ये हो गया हस्तचयन विधि। दूसरी बात करते हैं थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेसिंग इसे इंग्लिश में भी कहा जाता है, हिंदी में भी इसका नाम थ्रेसिंग ही है। थ्रेसिंग उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो गांव में निवास करते हैं या फिर जिनका संबंध किसी न किसी तरह से किसान परिवार से है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब फसल तैयार हो जाता है तो हम फसल को सबसे पहले सुखाते हैं, यानी कि उनके डंठलों को काट कर उसे सुखाया जाता है या फिर और जब सूख जाता है वह डंठल तो अनाज अलग करने के लिए या तो हम उसे डंडे से पीटते हैं या फिर हम फसल के डंठल को ही पकड़ के किसी ठोस पदार्थ पे उसे हम पटकते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो भी अनाज होता है वो उस डंठल से अपने डंठल से अलग हो जाता है और शुद्ध अनाज हमें प्राप्त हो जाता है। असल में थ्रेसिंग की विभिन्न विधियां मौजूद हैं, यानी कि बहुत प्रकार से आप थ्रेसिंग के माध्यम से अनाजों को अलग कर सकते हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा और जैसे जैसे इन्वेंशन आए, नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे थ्रेसिंग का तरीका भी बदल गया। प्रारंभिक अवस्था में जब बहुत विज्ञान आगे नहीं था और तकनीक इतनी नहीं थी मानव जाति के पास, तो किसान क्या करते थे, वो डंठल को काटते थे, यानी कि उस फसल को जड़ से काटा जाता था और उनके डंठलों को पहले सुखाया जाता था। सुखाने के बाद वह अपने हाथों से डंठलों को पटकते थे, किसी लट्ठे पे हो गया या फिर किसी ठोस पदार्थ पे पटकते थे या फिर उसे मसल कर वो अलग करते थे। तो वो एक प्रकार की थ्रेसिंग विधि थी। फिर बैलों के माध्यम से भी, यानी कि हम अनाज के डंठलों को ज़मीन पे फैला कर सुखा कर और बैलों को उस पर हम चलाते थे, वो भी एक थ्रेसिंग की विधि थी। फिर थ्रेसिंग की विधि बदली और फिर हमने देखा कि बहुत सारे थ्रेसिंग मशीन्स भी आ गए, यानी कि कुछ समय पहले तो ट्रैक्टर्स का भी, जैसे बैल गोल गोल घूम के और थ्रेसिंग का कार्य करते थे, उसी प्रकार से ट्रैक्टर जब आए तो ट्रैक्टरों को भी हम लोगों ने घूम कर ऐसे, जैसे हम मुख्य रूप से गांव में दौनी या दौरी कहा जाता है, इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, वो करके हम अनाजों को पृथक करने लगे उनके डंठलों से। और फिर थ्रेसिंग मशीन भी आ गए बाद में, जब और आविष्कार हुआ, विज्ञान आगे बढ़ा और कृषि यंत्रों में और अधिक विकास आया, तो हमने देखा कि थ्रेसिंग मशीन के माध्यम से हम इन्हें यानी कि अनाजों को उनके डंठलों से अलग करने लगे। और फिर जो कंपाइन आजकल चलता है, जो कि हार्वेस्टिंग का कार्य आता है, वो भी एक प्रकार का थ्रेसिंग मशीन ही है, यानी कि वो भी अनाज को अलग करने का कार्य करता है डंठलों से। तो यानी कि यदि आपको अनाज को अलग करना है उनके डंठलों को, तो आपको थ्रेसिंग विधि अपनाना होगा उसके पृथक्करण के लिए। चलिए बात करते हैं निष्पावन की, यानी कि विनोइंग की। निष्पावन शब्द बहुत अजीब अजीब हैं, हिंदी के तो खासकर बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं कि दिमाग घूम जाए, लेकिन कुछ हिंदी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़े परीक्षाओं में जो हिंदी आती है वो भी इसी लेवल की आती है। यदि इन शब्दों से आप परिचित नहीं होंगे तो आपके लिए काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इसलिए शब्दों को पहचानना और थोड़ा सा बहुत जब ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावन लिखा हुआ है, तो ये इसका कहीं ना कहीं विनोइंग यानी कि हवा से संबंध इसका हो सकता है, और इसका संबंध वास्तव में हवा से ही है। तो चलिए हम अब बात करते हैं निष्पावन, यानी कि पृथक्करण की विधियों में निष्पावन का भी प्रयोग किया जाता है। अब निष्पावन मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों पर प्रयोग किया जा सकता है जिसमें एक पदार्थ भारी हो और दूसरा जो खाद्य पदार्थ हो वो हल्का हो, या फिर किसी प्रकार का पदार्थ हो वो हल्का हो। इसमें मुख्य रूप से हम हवा का प्रयोग करते हैं।
उसके अशुद्धियों को निकालने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाँव में जब अनाज उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम लोग अनाज थ्रेसिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं तो भी उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, यानी कि उसके डंठल के छोटे छोटे टुकड़े उसमें थोड़े बहुत रह जाते हैं जो अनाज से हल्के होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, निष्पावन का प्रयोग करके उन्हें अलग करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हवा चलती है या फिर हम लोग कृत्रिम हवा भी उत्पन्न करते हैं। बहुत बड़े बड़े पंखे आते हैं जिसे हाथ से घुमाया जाता है और हवा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे हम अपने कंधे के ऊपर उठा के अनाज को धीरे धीरे गिराते हैं। तो अनाज चूँकि भारी होती है तो वो अनाज वहीं गिर जाती है, पास में ही उसका ढेर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें जो भूसों के कण होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा के माध्यम से वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तो इस विधि को हम निष्पावन कहते हैं, यानी कि विनोइंग कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य रूप से किसान करते हैं, बहुत धड़ल्ले से करते हैं अपने अनाज को साफ़ करने के लिए। जो मतलब किसानों से जुड़े हुए अभ्यर्थी होंगे या फिर जिनका जो पृष्ठभूमि है वह किसानों से जुड़ा हुआ होगा, वह निष्पावन की विधि बहुत आराम से समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं चालन की, यानी कि सेविंग की। तो चालन क्या होता है? चालन के लिए भी एक अलग प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए, दोनों मिश्रणों की या फिर दो से अधिक मिश्रणों की। इसमें होता यह है कि चालन में एक पदार्थ यानी कि एक खाद्य पदार्थ या कोई भी पदार्थ बड़ा होना चाहिए और दूसरा महीन होना चाहिए, तो उसमें हम चालन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम आटा खरीद कर या फिर आटा पिसाकर अपने घर ले आते हैं तो उसमें कुछ भूसे मौजूद होते हैं, जिसे हम चोकर या फिर अन्य कुछ नाम दे सकते हैं। तो उन्हें अलग करने के लिए हम चालन विधि का ही प्रयोग करते हैं। उसमें हम एक छन्नी का एक मतलब चालने वाला एक यंत्र होता है, कोई मतलब बहुत सिंपल वो होता है, हाथ से ही उसे चाला जा सकता है। तो उसमें डालकर उसे हम चालते हैं तो बड़े बड़े जो कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो महीन पाउडर होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे कि उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो आटे चाले जाते हैं तो जो महीन आटा होता है जो खाने योग्य होता है वह नीचे चला जाता है, नीचे के बर्तन में इकट्ठा हो जाता है चालन विधि से, और ऊपर जो बड़े बड़े कण होते हैं या फिर और भी कोई अशुद्धि हो सकती है, मान लीजिए पत्थर या फिर कीड़े उड़े, वो ऊपर रह जाते हैं। तो इसमें हम चालन का ही प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे भवनों का निर्माण होता है तो भवनों के निर्माण के बाद जब वहाँ पे प्लास्टर का काम चलता है दीवारों पे, तो उसमें जो बालू के जो बड़े बड़े कण होते हैं उसमें निकालने पड़ते हैं, उन्हें अलग फेंकने पड़ते हैं निकाल कर। इसके लिए भी हम चालन का ही प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ी छलनी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जाली लगी रहती है, और उस जाली पे जब हम बालू फेंकते हैं तो जो महीन बालू होते हैं, जो प्रयोग योग्य बालू होती है, वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और जो बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और दूसरी तरफ वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यही कहलाता है चालन, यानी कि पृथक्करण की विधि में चालन भी एक विधि है। चलिए बात करते हैं ये अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। बड़े ही खतरनाक शब्द यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे कि निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन और निस्तारण मतलब डिकेंटेशन। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे आप बेहतरीन ढंग से इसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन की। तीनों की बात करते हैं हम, एक प्रयोग के द्वारा ही इसे समझ सकते हैं। अब जो उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक शीशे का गिलास लीजिए और यदि उस गिलास में हम पानी, थोड़ा सा मात्रा में पानी ले लें उस शीशे के गिलास में, और फिर हम उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दें। मान लीजिए कि आप कुछ ये बालू के कण ही मिला दे रहे हैं या फिर मिट्टी मिला दे रहे हैं, उसे उसमें मिट्टी डालकर और उसे घोलना प्रारंभ कर दीजिए। चम्मच से जब घोलेंगे तो जो पूरे गिलास होगा वह पूरा मतलब मटमैला हो जाएगा, वह बहुत ही गंदा हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। जब वो पूरी तरह से मिट्टी से भर जाए और पूरा मटमैला जब पानी हो जाएगा तो आप उसे थोड़ी देर के लिए, उस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। मैंने शीशे का गिलास इसलिए बोला, शीशे का गिलास भी ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शी हो, यानी कि जो आर पार दिखाई देने वाला हो। उसे जब आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसमें जो आपने मिट्टी जो है एक प्रकार का अपशिष्ट हो सकता है जो किसी पदार्थ में मिला हुआ है, यानी कि जल में मिला हुआ है,
तो उस मिट्टी को जल से निकालने की जो विधि होगी वो इन 3 विधियों से हम उसे ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्यवाही होगी उसमें, यानी कि जब आप उस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी धीरे धीरे या फिर बालू का कण धीरे धीरे उसके सतह पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो गिलास रहेगा, गिलास के निचले तल पे वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो इकट्ठा हो रहा है, इसी घटना को हम अवसादन कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी पूरे जल में मिली हुई थी और उसे रखने के बाद वो जो मिट्टी है या फिर धूल कण है या फिर जो बालू का कण है, वो जो धीरे धीरे निचली सतह पे उसके इकट्ठा हो रही है, इस इकट्ठा होने की घटना को ही हम अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं निस्तारण की। अब चूँकि आपको अलग करना है, आपको शुद्ध पानी चाहिए और मिट्टी को वहाँ से अलग करना है आपको, तो आप निस्तारण की विधि अपना सकते हैं, यानी कि डिकेंटेशन की विधि आप अपना सकते हैं। अब निस्तारण की विधि में मुख्य रूप से होता ये है कि इसमें जो ऊपर साफ जल रहता है उस गिलास को आप लीजिए, पकड़िए और धीरे धीरे उस गिलास के पानी को किसी दूसरे गिलास में पलटना शुरू कर दीजिए। इसमें होगा ये कि जो ये अवसादन के कारण जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है वह नीचे ही रह जाएगी और शुद्ध जल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दूसरे गिलास में आप लोग को शुद्ध जल मिल जाएगा। इसी घटना को हम निस्तारण कहते हैं, इस विधि को। और हम बात करते हैं हम निस्यंदन की। निस्यंदन के माध्यम से भी आप जल को साफ कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप निस्तारण कर रहे हो तो कुछ बालू के या फिर धूल के कण दूसरे गिलास में आ गए हों, उसे जब आपने डाला दूसरे गिलास में, हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा साफ ना हुआ हो। तो निस्यंदन का प्रयोग करके हम उसे और अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से। इसमें आप लोग को एक छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि छन्नी का जो छेद हो वो काफ़ी बड़ा हो, तो हो सकता है वह कार्य न कर पाए, तो इसके लिए आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से आप पानी को छान सकते हैं, यानी कि जो छानना, एक तरह से कहा जाए कि जो छाना जाता है किसी लिक्विड को, वही निस्यंदन कहलाता है। आप इसके लिए एक प्रकार का फ़िल्टर पेपर आता है, इसे वैज्ञानिक मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में भी या फिर स्टूडेंट्स भी प्रयोगशालाओं में, खासकर केमिस्ट्री के प्रयोगशालाओं में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़िल्टर पेपर होता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसमें जल और बेहतरीन ढंग से साफ़ होगा। उसका प्रयोग करके भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, निस्यंदन कर सकते हैं। इसमें 2 शब्द आप देख रहे हैं, एक तो निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, और जो दूसरा एक विधि हमने बताया था वो था चालन। दोनों में हम लोग छानने का ही कार्य करते हैं, यानी कि, लेकिन आप लोग को समझना होगा कि जो चालन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सीविंग का प्रयोग किया जाता है, ये मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के लिए किया जाता है, महीन कणों के लिए या फिर ठोस पदार्थों के लिए। लेकिन जो निस्यंदन किया जाता है, यानी कि जो फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन का प्रयोग मुख्य रूप से लिक्विड्स के लिए, यानी कि द्रव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन किसे कहते हैं? अवसादन जो जल में जो अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, जब वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाती हैं, इस घटना को हम अवसादन कहते हैं। निस्तारण किसे कहते हैं? जब नीचे बैठ चुका है अशुद्धि, तो आप दूसरे गिलास में जब जल को उड़ेलेंगे धीरे धीरे करके, तो इस घटना को ही या फिर इस विधि को ही हम निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन आप मुख्य रूप से किसी वस्तु का प्रयोग करके या फिर किसी छन्नी का प्रयोग करके जब आप जल को छानने का प्रयास करते हैं और उसे शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसे निस्यंदन अथवा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि की, जो कि है वाष्पन। वाष्पन यानी कि एवेपोरेशन, यानी कि वाष्पन एक महत्वपूर्ण विधि है। वाष्पन मतलब एक ऐसी विधि है जिसमें आप कुछ हद तक बहुत हद तक चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी विधि है पृथक्करण का। तो वाष्पन, आप लोग जानते हैं कि यदि हम जल को गर्म करें तो होता ये है कि जब जल उबलना शुरू कर देता है तो उसमें भाप बनना शुरू हो जाता है जल, और जल जो है वो धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो इसके प्रयोग के द्वारा भी, यानी कि वाष्पन के प्रयोग के द्वारा भी हम पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं या फिर पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि जल में नमक घुल गया हो तो आप क्या करेंगे?
उसके लिए हम वाष्पन का ही प्रयोग करते हैं। उसके लिए और कोई विधि, यहाँ पे कोई और भी विधि है तो वो सब कार्य नहीं आएगा। उसके लिए हम वाष्पन का प्रयोग ही करना पड़ेगा, वही सबसे उत्तम होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्राई पैन में जो नमक जो घुला हुआ जल है उसे गर्म करते हैं, यानी कि उसमें धीरे धीरे वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है और सारा जल जो है वह उड़ जाता है और नीचे हमें क्या प्राप्त होता है, नीचे हमें प्राप्त हो जाता है नमक, जमा हुआ जो सफ़ेद नमक है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम वाष्पन की विधि से उसे प्राप्त कर सकते हैं। वाष्पन का प्रयोग करके हम जल को भी शुद्ध कर सकते हैं, या फिर यदि जल में बहुत सारे अशुद्धियाँ मौजूद हैं तो वाष्पन का प्रयोग करके हम अशुद्धियों को नीचे ही रहने दे सकते हैं। वाष्पन के साथ ही हम संघनन का प्रयोग करके जल भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध जल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वाष्पन यह एक प्रकार की विधि थी। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए कुछ अन्य विषयों पे भी बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी कि यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पदार्थ या फिर एक से अधिक पदार्थ किसी पदार्थ में आपस में इस प्रकार से मिल गए हैं कि किन्हीं एक विधि का प्रयोग करके आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उससे पृथक करने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना होता है। अब किस प्रकार की विधि का आप इस्तेमाल करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो पदार्थ आपस में मिले हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। क्या वह जल में घुलनशील है या फिर नहीं है, या फिर वह पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ से छोटा है या फिर बड़ा है, या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। तो हम किस प्रकार से एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं, ये इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने एक गिलास लिया हुआ है या फिर कोई बर्तन है, उस बर्तन में आप जल डाल लीजिए, यानी कि पानी डालिए उसमें, यानी कि पानी भी एक पदार्थ हो गया। अब उसमें आप कुछ मिट्टी के कण या फिर आप धूल कण या फिर मतलब जो बालू होता है, रेत के कण, वो डाल के उसमें मिला सकते हैं। और साथ में ही उसमें आप यदि नमक भी मिला देते हैं, यानी कि 3 मिश्रण इसमें आपने किया, पानी का, नमक का और रेत का, तीनों का मिश्रण आप लोगों ने एक ही में कर दिया। अब इसमें होगा ये कि जब आप घोलेंगे, उसे घोलेंगे अच्छी तरीके से चम्मच से या फिर किसी अन्य उपकरण की सहायता से, तो उसमें होगा ये कि जो जल होगा वह घोल बना लेगा, यानी कि रेत के कण का और नमक के कण का। अब इसमें होगा ये कि जो रेत का कण होगा वो पानी को गंदा तो कर देगा, लेकिन जो रेत होगा वो पानी में घुलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो रेत होता है या फिर मिट्टी होती है वो जल में नहीं घुलता। लेकिन जो हमने तीसरा एक जो पदार्थ प्रयोग किया था, यानी कि जो नमक हमने प्रयोग किया था, तो जो नमक होगा ये उसमें घुल जाएगा। तो अब इसमें हम एक विधि से इसे अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अवसादन की विधि अपनानी होगी, यानी कि इन तीनों पदार्थों को हमने जल में घोल दिया। अब उसे हम शांत होने के लिए कुछ समय के लिए उसे एक जगह रख देंगे। अब इसमें होगा ये कि अवसादन विधि के द्वारा जो रेत के कण होंगे वह धीरे धीरे जमना, नीचे उसके सतह पे जमना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जब वह नीचे जम गए हैं तो आप पानी को और नमक के घोल को उसमें से अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप निस्तारण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यदि आपको और शुद्ध चाहिए जल तो आप निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रयोग करके आप इसे अलग कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका एक पदार्थ जो उसमें मिला था, जो यानी कि जो रेत का कण था, वो तो अब अलग हो गया। अब बारी आती है नमक और जल के घोल की। अब इसे अलग करने के लिए आप लोगों को कौन सी विधि अपनानी होगी? आप लोगों को वाष्पन विधि का प्रयोग करना होगा, यानी कि एवेपोरेशन का प्रयोग करना होगा। अब इसके लिए अब 2 तरीके हो सकते हैं। यदि आपको जल की आवश्यकता नहीं है तो आप खुले बर्तन में उसे उबाल सकते हैं। जब वह वाष्पन की क्रिया प्रारंभ होगी तो जल ऑटोमेटिक धीरे धीरे उड़ जाएगा वाष्प बनकर, और नीचे जो बचा रह जाएगा वह नमक का कण बचा रह जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे पानी भी चाहिए,
यानी कि आपको पानी भी चाहिए और आपको नमक भी चाहिए, क्योंकि तीनों पदार्थ हमने मिलाया था और तीनों पदार्थ हमें चाहिए। रेत हमें मिल चुका है, अब नमक और पानी की बारी आती है। तो यदि आप पानी भी चाहते हैं तो जब वाष्पन की विधि होगी तो इसके लिए आपको किसी पतले बर्तन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मुख्य रूप से जो एक केतली आती है जिसमें चाय उड़ेलने का जो काम आता है, जो केतली चाय रखने के काम आते हैं, उस बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें आप मुख्य रूप से जो जल और नमक का घोल है उसमें डालिए और उसका वाष्पन होने दीजिए। और जब आप देखेंगे कि जहाँ से चाय उड़ेला जाता है या फिर जो पानी उड़ेला जाता है उसमें एक छोटा सा ऊपर की ओर उसका रास्ता रहता है, जैसे मतलब एक हाथी के सूंड की तरह निकला रहता है वो, तो वहाँ से आप देखेंगे कि वाष्प बनकर पानी धीरे धीरे उड़ना प्रारंभ कर दे रहा है। अब आपको करना है ये है कि एक बर्तन में ऊपर की ओर, माने कि बर्तन के ऊपरी सतह पे आपको बर्फ़ के कुछ टुकड़े रख देने हैं और जहाँ से वाष्पन हो रहा है, यानी कि जहाँ से वाष्प निकल रहा है, वहाँ उस बर्तन को ऐसे मान लीजिए यहाँ से वाष्प निकल रहा है तो इस बर्तन को ऐसे रख देना है और इसके ऊपरी सतह पे बर्फ़ होना चाहिए। अब इसमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि जो वाष्प बन के उसमें से निकल रहा है जल, वो यहाँ पे इसके सतह पे यहाँ पे टच करेगा और चूँकि इसका सतह ठंडा है ऊपर बर्फ़ रहने के नाते, तो अब यहाँ पे संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जो वाष्प रहेगा पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा और नीचे आप कोई बर्तन रख सकते हैं जिसमें वह बूंद बूंद करके उसका जल इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। जब वाष्पन की सारी क्रिया समाप्त हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो केतली है, केतली में नीचे की ओर आप लोग को नमक प्राप्त हो जाएगा। संघनन की क्रिया के द्वारा आपने जल भी प्राप्त कर लिया और जो रेत का कण था वो आपने अवसादन या फिर निस्तारण और निस्यंदन के प्रयोग से आपने उन रेत के कणों को भी प्राप्त कर लिया। तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जटिलता थी, यानी कि उनके जो गुण थे वह भिन्न भिन्न थे जो अन्य पदार्थ मिले थे उसमें। चलिए बात करते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकती है। अब हम पिछले कुछ चैप्टर से ही जल में बहुत सारे पदार्थ मिलाते आ रहे हैं, लगभग हर चैप्टर में इस तरह की बातें हुई हैं कि जल में हम ये मिला दें वो मिला दें, या क्या जल घुलनशील होता है। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जल में हम एक बोरा नमक ला के डाल दें तो क्या वो भी घोल देगा। तो इसी का हम जानेंगे, इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आप एक बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ी मात्रा में जल ले सकते हैं। अब उसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए और उसे घोलना शुरू करिए। आप देखेंगे कि वह घुल गया। 2 चम्मच डालिए, 3-4 चम्मच डालेंगे, वो धीरे धीरे घुल जाएगा। लेकिन जब वो 5-6 चम्मच या फिर अधिक नमक डालेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो घुलना बंद हो गया है। कितना भी आप चला रहे हैं वो नहीं घुल रहा है, नीचे की ओर नमक जमना शुरू हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता लग रहा है कि हाँ, ऐसा होता है कि जल जो है किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोलने में अक्षम है, यानी कि उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन आप लोगों को अभी थकना नहीं है और निराश नहीं होना है। हम कुछ और कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम जल को गर्म करेंगे। जिस जल में हमने नमक डाला था और नमक घुलते घुलते जब ज़्यादा नमक हो गया तो थोड़ा सा नमक जो नीचे बच गया है उसे घोलने के लिए हम जल को गर्म कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि जब आप जल को गर्म कर रहे हैं तो जो नमक नीचे बैठा है वो भी घुलना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि यदि हम जल को गर्म करते हैं तो उसके जो घोलन की क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं उसका विकास होता है, यानी कि वह बढ़ जाता है। अब उसमें हम 2-4 चम्मच और डालकर गर्म करते हुए उसे घोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अब गर्म करना शुरू कर दिए हैं तो ढेर सारा 1 बोरा ला के नमक डाल दें तो सभी के सभी गल जाएंगे, नहीं, इसकी भी एक सीमा होती है। और जब वो जल ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि जो अतिरिक्त नमक उसमें घुला था ठंडे होने के बाद फिर से वह सतह पे नीचे की ओर आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो जल को गर्म करके थोड़ी और मात्रा बढ़ा सकते हैं, उसके घोलन की क्षमता को और थोड़ा अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन होती है। तो हमारा ये चैप्टर यह समाप्त होता है, जो कि 5वां चैप्टर था, जिसका नाम था पदार्थों का पृथक्करण। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर था क्योंकि पदार्थों का पृथक्करण आना ही चाहिए, और ख़ासकर तब जब आप कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। नहीं तो आप बाज़ार से सामान खरीद के लाएंगे, उसमें इकड़ी पत्थर होंगे, आप सोचेंगे क्या करें, उसको फेंक देंगे आप। यदि पृथक्करण का गुण आपको पता है तो आप किसी न किसी विधि का प्रयोग करके उसे शुद्ध कर लेंगे और अपने कार्य के योग बना लेंगे।
मुख्य रूप से जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब बाहर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा खाद्य पदार्थ हमारे घर से ही चला जाता है। तो हमारी जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो वो जब घर से यदि आपका कोई खाद्य पदार्थ जा रहा है, गेहूँ हो गया या फिर चावल हो गया, फिर दाल हो गया, तो वो बहुत साफ़ रहता है। माताएं उसे पहले ही से साफ़ करके भेजी रहती हैं। लेकिन मान लीजिए कोरोना काल लग गया है और लॉकडाउन आ गया है और घर से सामान नहीं जा पा रहा है, तो आप लोगों को इन सभी विधियों का पता होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप चीज़ों को अलग कर सकें और अपने उपयोग हेतु उसे बना सकें। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट अध्याय लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।